सो एज यू नो गाइस, अभी आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में दिस वेबिनार इज ऑल अबाउट, दिस इज समथिंग जो कहीं होता कहीं और है, बट दिस इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग अस बिकॉज आज जो हम लोग टॉपिक जो हमने चूज किया है फॉर द डिस्कशन, लो ऑक्सीजन लेवल्स इन लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स एंड हाउ दे आर गोइंग टू एक्सेलरेट द ग्लोबल चेंज। जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं मेरे ख्याल से कोविड-19 के बाद अगर कोई टर्म फेमस हुई है इस पूरे वर्ल्ड में तो दैट इज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। सो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी अ वेरी एनलाइटनिंग वन। उसमें आप बहुत कुछ आप सीखेंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स आप लोग के लिए सीखने के लिए, बट एट द सेम पॉइंट यहाँ पे पर्पज सिर्फ एक लेक्चर डिलीवर करने का नहीं है। इन द नेक्स्ट से 40-45 मिनट्स का जो ये सेमिनार चलेगा, My intention is to make you understand कि UPSC के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, so how to think in UPSC terms and how to choose the topics, क्योंकि जो टॉपिक का सिलेक्शन है that is the most challenging part because there is so much abundance of knowledge available and everything is happening every single minute। पूरे दुनिया में कुछ ना कुछ रोज होता है। UPSC के लिए उसको कैसे पिकअप किया जाए, that is the most challenging part। So इन दिस पर्टिकुलर सेशन आप मेरे साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक तो आइडिया मिलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, इसके बारे में तो यू विल बी लाइक अ PhD होल्डर, बट एट द सेम टाइम यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि यूपीएससी के डिमांड को देखते हुए व्हाई एंड हाउ वी आर सपोज्ड टू पिक अप द टॉपिक्स। बिकॉज आई एम अ फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर, आई एम अ फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये तीन जो मेरे स्पेशल डोमेन्स हैं और इसी के ऊपर आप आने वाले टाइम में देखेंगे बहुत सारी बुक्स मेरी आने वाली हैं। सो हियर द पर्पस इज टू मेक यू सो कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी सिनेरियो, ताकि आपको यूपीएससी की डिमांड भी पता चले एंड वी विल आल्सो गो विद दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। सो इससे पहले हम शुरू करें गाइस, आई रियली होप कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आज शायद पहली बार मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू शेयर सर्टेन पॉइंट्स विद देम। मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं पहले जिनसे डिस्कशन करना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स मेरे बारे में भी आपको पता होने चाहिए। मेरे बारे में थोड़ा सी बात मैं आपको बता दूं, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। सो गाइज, माय नेम इज आशीष मलिक। डिग्री वाइज देखिए तो आई एम अ सिविल इंजीनियर। आई हैव डन माय सिविल इंजीनियरिंग वे बैक इन 2013। मैं पास आउट हुआ। Then I joined one of the most prestigious company of India, civil engineering engineers तो जानते हैं, एक ही उनका भगवान है, L&T, Larsen and Toubro जिसको कहते हैं। So I was a former alignment designer over there, and right now I am one of the top faculty of UPSC at Unacademy. Unacademy is India's largest online learning platform, and at the same time I am also an expert in geography and current affairs, and thanks to Disha publication मैं अभी ऑथर हूँ। 3 बुक्स ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। दिशा 365 जो है, दिस इज द नेम ऑफ माय बुक। आप अगर चाहें तो Amazon और फ्लिपकार्ट पे ये ऑनलाइन अवेलेबल है, एंड आई एम श्योर आपके नियर बाय स्टोर्स में भी इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है। सो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं इन बुक्स को, जिसमें पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर आपको मिलेगा। एंड देयर इज अ थर्ड बुक कॉल्ड 1000 MCQs फॉर द IAS। इसके बारे में मैं एंड में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा अपने बुक्स के फॉर्मेट भी आपको समझाऊंगा, एंड व्हाई दीज बुक्स कैन बी अ गेम चेंजर, वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। At the same time, guys, I'm also a YouTuber. I'm a director and founder of Ashish Malik IAS Academy. और apart from all these other things, I'm also a poet. तो मैं poet भी हूँ, motivational speaker भी हूँ, and I'm also a career counselor. तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं on various platforms. सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आशीष मलिक IAS Academy के नाम से मैं अवेलेबल हूँ। You guys can connect with me over there. Okay, so guys, यहाँ पे भी आप Unacademy पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, and this is what I have earned so far on Unacademy। ये मेरी प्रोफाइल का एक पिक्चर आप लोगों के लिए, there you can go and check it out। So सबसे पहले जैसे मैंने बताया गाइस, जो आज का टॉपिक है वेबिनार का, this is about low levels of oxygen in lakes and reservoir। जो लगातार हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बातें कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी रेलेवेंट है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम आज से 5 साल के बाद दोगे तो भी रेलेवेंट होगा। तो देखिए, जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं गाइस जिनकी एज बहुत बड़ी होती है, तो यूपीएससी के लिए कोशिश करो ऐसे टॉपिक्स को आप जरूर प्रिपेयर करो जो आपको किसी न किसी फॉर्मेट में, और चाहे वो आपके प्रीलिम्स के लेवल का है, चाहे मेंस के लेवल का है या इंटरव्यू लेवल का, ऐसे टॉपिक्स को आप जरूर पिकअप किया कीजिए।
क्योंकि देखो बहुत बच्चों को लगता है कि सर यूपीएससी इतना बड़ा एकदम इट्स लाइक एन ओशियन, इतना बड़ा समुद्र है कि हम कैसे पता करें कि क्या एग्जाम के लिए पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो गाइस कोशिश करो ऐसे टॉपिक्स जिनका कनेक्शन आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों में मिले, मतलब जो करंट इशू भी है और जिसका आपको बुक्स के अंदर भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाए। तो ऐसे टॉपिक्स पिक करो जो दोनों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो, जैसे कि ये टॉपिक जो आज मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। और यूपीएससी के अंदर आप देखिएगा करंट अफेयर्स, आप कितने भी करंट अफेयर पढ़ो, उन सबका कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं स्टैटिक और डायनामिक से आपको जोड़ना होता है। और यही वो टॉपिक्स होते हैं जिनको आप यूपीएससी में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज समथिंग जो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है और बहुत रेलेवेंट भी है गाइस। क्लाइमेट चेंज हम सब जानते हैं, इट इज अ रियल थिंग विच इज हैपनिंग अराउंड अस। शायद आज हमें नहीं बहुत डायरेक्टली पता चल रहा, बट इन द नेक्स्ट 10 years, नेक्स्ट 20 years, नेक्स्ट 50 years जो सिचुएशन हमारे सामने है, जो चैलेंज हमारे सामने है, दैट इज वेरी रियल। एंड आज का जो डिस्कशन है ये उसी चीज को समझाने के लिए है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसे नेचुरली होती है, कैसे आर्टिफिशियली भी होती है, और किस तरह से जो ये रिसेंट स्टडी है, क्योंकि जिस स्टडी के ऊपर मैंने ये वेबिनार आज कंडक्ट में कर रहा हूँ, दिस इज अ वेरी लेटेस्ट स्टडी। अभी 10 दिसंबर को ही एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और वर्जीनिया टेक इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है एनवायरमेंट साइंस का यूएसए के अंदर, उन्होंने ये रिसेंट स्टडी कंडक्ट किया है। तो ऐसे टॉपिक्स को आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। तो सबसे पहले एक बहुत बेसिक सवाल, क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक है इट इज समवेयर अराउंड ग्लोबल वार्मिंग, समवेयर अराउंड क्लाइमेट चेंज। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो पिक्चर्स हैं वो वर्ड से ज्यादा बोलती हैं, राइट? तो आप देख सकते हैं जो पिक्चर आपके सामने है ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए, आज हम कहाँ हैं वो आपके सामने है, और कैसा सिचुएशन हो सकती है आगे जाके वो भी आपके सामने है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना होगा कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है। देखिए बहुत जनरल टर्म में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जब कभी भी आपका टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, गर्म होती है जैसे जैसे अर्थ, दैट इज व्हाट यू कॉल एज ग्लोबल वार्मिंग। उसके बहुत मल्टीपल रीजन है, उन सब रीजंस को भी हम समझेंगे और इस करंट टॉपिक को भी समझेंगे, बट एक जनरल टर्म में समझ लीजिए गाइस कि लगातार अर्थ जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज गेटिंग वार्म, और जितना अर्थ गर्म हो रही है उतनी उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक ही चीज है क्या? देखिए दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस है, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ प्रोसेस जो हो रहा है, जो अर्थ को गर्म कर रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉन्सिक्वेंस, वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस है क्लाइमेट चेंज, जो आपका क्लाइमेट बदलता है, तो वो आपको समझना। ग्लोबल वार्मिंग ग्रेजुअल फिनोमिना, क्योंकि एकदम ऐसा नहीं होगा गाइस कि आपको अगले 5 साल में कुछ बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से समझिए, इट इज अ ग्रेजुअल चेंज। आप देखते हैं लास्ट 100 years में कम से कम 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली करके। तो ये बहुत ग्रेजुअल चेंज है जो हमें एकदम से पता नहीं चलता। इसीलिए हम देखते हैं कि आज लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट की आज भी ओपिनियन डिवाइडेड है कि सच में ग्लोबल वार्मिंग है या नहीं है, सच में क्लाइमेट चेंज है या फिर ये एक कॉन्स्पिरेसी है। देखिए दोनों चीजें हैं इसके अंदर, दोनों चीजें आप ध्यान से समझिए। कुछ जैसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, ये सिर्फ चाइना वालों ने हॉक्स बना के रखा है, ये अफवाह है ताकि डेवलप्ड कंट्रीज को रोका जा सके, डेवलपिंग कंट्रीज को बढ़ाया जा सके। बट साइंटिफिकली टुडे वी हैव प्रूफ, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इट इज रियल और हॉक्स दोनों को समझेंगे। तो जो चेंज है अर्थ के ऊपर, देखो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अर्थ के ऊपर आप देखेंगे एवरीथिंग इज चेंजिंग, इट वाज नेवर परमानेंट एंड इट विल नेवर बी परमानेंट। ना तो पहले परमानेंट थी और ना आगे चल के परमानेंट होने वाली। आप ये बहुत स्मॉल से चेंजेस अपने आसपास नोटिस कीजिए। क्या आप नहीं देख रहे कि पिछले 10 साल में, 50 साल में, पिछले 100 साल में अगर आप स्टडी करते हैं तो रेनफॉल और स्नोफॉल के पैटर्न चेंज हो रहे हैं गाइस। कहीं ना कहीं जो एनिमल्स के जो माइग्रेशन और लाइफ साइकिल है वो आपके सामने चेंज हो रहे हैं। वी सी कि कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं ईयर बाय ईयर भी। देखिए 2019 वाज द हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड। 2019 सबसे गर्म साल, उससे पहले 2017 सबसे गर्म साल, उससे पहले 2016 सबसे गर्म साल। तो लास्ट 5 ईयर में
अगर ये रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं तो दिस मीन्स वी आर लीडिंग एंड हेडिंग टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। ये क्लाइमेट चेंज है, ये ग्लोबल वार्मिंग है जो हर ईयर आफ्टर ईयर हम इतने ज्यादा जो हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। आप देखिए टेम्परेचर आपके सामने आपका इंक्रीज होता है, वाटर जो क्लाइमेट आप देखते हैं लास्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू सी कि जो आपके ये है जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं लगातार। जो आइस पोलर आइस कैप्स है उनका जो टोटल जो अमाउंट ऑफ स्नो है उनके अंदर वो कम हो रहा है। एंड इसी की वजह से आपका जो ज्यादा से ज्यादा कई जगह ड्रॉट आ रहे हैं, कई जगह वाइल्ड फायर बढ़ रही है, कई जगह आपके फ्लड सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका सी लेवल भी राइज हो रहा है। तो ये जो सारे हमारे पास प्रूफ है, ये प्रूफ हमें ये बताते हैं दैट दिस इज रियल, दिस इज नॉट अ हॉक्स। ये कोई मजाक नहीं है, कोई हॉक्स नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, ये रियलिटी है जो आज हमारे सामने इस तरह से हो रही है एंड दैट इज वेरी मच रियल फॉर ऑल ऑफ अस। अब अगर हम कॉज की बात करें, देखिए जो अभी रिसेंट स्टडी है वो तो हम बात करेंगे और ऐसा नहीं है गाइस कि कोई एक रिसेंट स्टडी है जिसकी वजह से इतना कुछ बड़ा हो रहा है, दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वो हर फैक्टर जो है कहीं ना कहीं वो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव इफेक्ट जो हो रहा है, चाहे वो नेचुरल भी कॉजेज हैं, ऐसा नहीं है कि नेचुरल कॉज नहीं है और हर चीज इंसानों ने की, ऐसा भी नहीं है, बट इतना जरूर है कि लास्ट 100-200 ईयर्स में हम लोगों ने बहुत ज्यादा एग्रेवेट कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दी है वो चीज। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो कॉजेज हैं, बहुत सारे नेचुरल कॉज हैं, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं। तो दो कैटेगरीज में हम इनको बड़े आसानी से डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग है तो क्यों है ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखिए अब मैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास में आपको नॉर्मली बताता हूँ, ये एनोटेशन अगर आ जाए तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, बट अनफॉर्चुनेटली एनोटेशन नहीं आ रहा है। चलो खैर एनीवेज मैं वैसे बता देता हूँ, खैर लिख नहीं सकते तो जो आपका एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का दैट इज 13.88 डिग्री सेल्सियस। उसका मतलब ये है गाइस कि अर्थ अगर आप देखते हो, अर्थ को हम कहते हैं कि हमारा जो नेट रेडिएशन पॉइंट है दैट इज 0। नेट रेडिएशन पॉइंट 0 का मतलब होता है कि एक साल में अर्थ ने जितनी एनर्जी सोलर एनर्जी रिसीव की, एक साल में उतनी ही एनर्जी हमने वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के फॉर्म में वापस भी कर दी, वापस हम लोगों ने भेज भी दी। तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर नेचुरली आप देखें तो अर्थ में एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से ना तो हमारी अर्थ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गर्म होती है और ना ही हमारी जो है वो जो आपका आप देखते हैं जो नेचुरल फिनोमेना है वो ये है कि आपका ना तो टेम्परेचर ज्यादा बदलेगा ना कम होगा, लेकिन जब ये इंटरफेयर हो रहा है, नेचुरल फैक्टर बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों की वजह से आज सिचुएशन बहुत अलग हमारे सामने है। सो हम देखते हैं दैट देयर आर सो मेनी नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सारे नेचुरल कॉजेज हैं, ह्यूमन कॉज की बात भी मैं करूंगा, बट इफ यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, तो सबसे पहला जो नेचुरल कॉज है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज व्हाट यू हैव इज वोल्केनो। अभी वोल्केनो आप देखिएगा, ये अब ऐसा तो है नहीं कि इंसान कॉज करते हैं, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर डूइंग, राइट? तो दिस इज नॉट समथिंग डन बाय अस। तो नेचुरल कॉजेज आप देखते हैं तो फर्स्ट आपका कॉज है वोल्केनो। वोल्केनो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। जब जब ज्वालामुखी इरप्ट होगा, ज्वालामुखी फटेगा, उससे बहुत सारा धुआं, बहुत सारा स्मोक, बहुत सारी राख, ऐश और स्मोक जो एमिट होगा, और जैसे ही आपका ऐश और स्मोक एमिट होता है, जितनी मात्रा में ये निकलता है, वो सब आपके ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो फर्दर क्लाइमेट चेंज करते हैं। और यही वॉल्केनिज्म आपको पता होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मेन रीजन रहा है गाइस, जो हमारा अर्थ का कभी प्राइमरी एटमॉस्फेयर हुआ करता था। प्राइमरी एटमॉस्फेयर का मतलब समझिएगा, जब अर्थ फॉर्म हुई थी आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, तो 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ फॉर्म हुई, उसमें और आज में जो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, उसके पीछे भी वॉल्केनिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज आज से नहीं, आज से कम 4,500 मिलियन सालों से लगातार अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज करती आई है। अब सिचुएशन ये है कि अब ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ही सिचुएशन ज्यादा जा रही है। तो पहला फैक्टर हमने देखा, दैट इज वॉल्केनोस। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो वाटर वेपर है। वी डू नॉट रियलाइज गाइस, लेकिन जो वाटर वेपर है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस चीज का। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन
जो ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा एग्रेवेट करता है। देखिए, वाटर वेपर जब मैं बात करता हूं तो इसको पहले तो लिक्विड मत समझना, ये पानी नहीं है। वाटर वेपर को हम कैटेगराइज करते हैं ग्रीन हाउस गैस के रूप में। क्यों ग्रीन हाउस गैस में कहता हूं? देखिए, जितना ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, और जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा वाटर बॉडीज में से, उतना ही एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर की क्वांटिटी बढ़ेगी। और वाटर वेपर का काम क्या होता है? वाटर वेपर जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। तो जितना भी टेम्परेचर बढ़ता है, जितनी भी हीट है, उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? वाटर वेपर। जितना ज्यादा वाटर वेपर उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होगी, और फर्दर जो है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। और भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन है, मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो आज का हमारा मेन टॉपिक भी रहेगा, बिकॉज ये जो रिसेंट स्टडी है लो ऑक्सीजन की, उसके पीछे उसमें हम देखेंगे कि मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो दूसरा फैक्टर है आपका वाटर वेपर, जो एक ग्रीन हाउस गैस है और इंक्रीज कर रहा है लगातार ग्लोबल वार्मिंग को और एग्रेवेट कर रहा है। तीसरी चीज हम देखते हैं, इस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो परमाफ्रॉस्ट होती है। परमाफ्रॉस्ट क्या होती है गाइस? परमाफ्रॉस्ट, अगर आप ये पिक्चर आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपके सामने पिक्चर है, तो यू विल सी कि परमाफ्रॉस्ट क्या है। अल्टीमेटली जो जमी हुई बर्फ है, जो आपके पोलर एरियाज है, आर्कटिक के आसपास का एरिया है, जो फ्रोजन सॉइल है, लगातार जमी हुई मिट्टी जिसके नीचे पूरी बर्फ है और ऊपर उसके मिट्टी आ गई है, उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट वो होती है जहां कम से कम 2 साल, मिनिमम 2 साल अगर ये इसी तरह से बर्फ जमी रहे जमीन और उसके ऊपर आपकी मिट्टी हो, तो ये एक्चुअली रियल सॉइल नहीं है। अगर आप देखेंगे ऊपर से आपको लगेगा कि नॉर्मल मिट्टी जैसा लगेगा, बट इन रियलिटी इफ यू सी तो नीचे आपका पूरा बर्फ जमा रहता है और ऊपर आपकी जो है वेजिटेशन ग्रास वगैरह दिखती है। अब देखिए, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये परमाफ्रॉस्ट धीरे धीरे मेल्ट होगी। जाहिर सी बात है, अगर तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जब पूरी दुनिया में बर्फ पिघलती है तो यहाँ पे भी बर्फ पिघलेगी। और यहाँ पे बर्फ पिघलने का मतलब है, क्योंकि इस परमाफ्रॉस्ट के अंदर आप देखिए बहुत सारी गैसेस जो है वो ट्रैप्ड होती है गाइस। जी हाँ, बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं, चाहे वो मीथेन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो अभी बर्फ के अंदर जमी हुई है। लेकिन जैसे ही परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होगी, जैसे ही ये बर्फ पिघलेगी, तो जैसे इनके पिघलते ही यू विल सी कि बहुत सारा गैसेस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, और वो गैस रिलीज होने का मतलब क्या है कि आपका अर्थ का टेम्परेचर और फर्दर इंक्रीज होगा। तो ये भी एक वन ऑफ द मेन फैक्टर है परमाफ्रॉस्ट, जो आप देखते हैं जिस तरह से आपका ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है, ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करता है परमाफ्रॉस्ट। और ये इसका कॉन्सिक्वेंस भी है, इसका रिजल्टेंट भी है। मतलब ये कॉज भी करता है, जितना ज्यादा परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा ग्लोबल वार्मिंग होगी, जितना ग्लोबल वार्मिंग होगी और ज्यादा परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होगा। और फॉरेस्ट फायर तो आप जानते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी न्यूज बन चुकी है। अमेज़न फॉरेस्ट में हमने देखा लास्ट ईयर अमेज़न फॉरेस्ट जले, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की हमने वाइल्ड फायर की बात की। इस साल इंडिया में उत्तराखंड में हमने देखा कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई, कितने बड़े स्केल पे फॉरेस्ट फायर जैसे नेचुरल इंसिडेंट्स हुए। ये जो डिजास्टर हैं, इस तरह के डिजास्टर और ज्यादा फर्दर गैस स्मोक एमिट करके जो है ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करते हैं। लेकिन ये वो फैक्टर हैं गाइस जो आपके एवरीडे नहीं होते, आप समझिए इस बात को। अब आप कहेंगे सर फिर तो इसका मतलब इंसान तो बिल्कुल निर्दोष है, इसका मतलब इंसानों ने थोड़ी ना कुछ किया, ये तो सब वॉल्केनो है, परमाफ्रॉस्ट है, वाटर वेपर, ये सब कर रहे हैं। बट रियलिटी में गाइस सिर्फ ये आपके कल्प्रिट नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये फिनोमेना हर रोज नहीं होता, ये बहुत ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होता है। इनफैक्ट जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो ऐसी एक्टिविटी है जो हर रोज ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट कर रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज को क्यों हम कहते हैं कि मेजर जो चंक है 80% 90% हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज हमारी जो एक्टिविटीज है वो एवरी सिंगल डे ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रही है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि पहला जो मैन मेड कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, जो टेम्परेचर बढ़ाता है, इस पूरे अर्थ को गर्म कर रहा है। और गर्म होना बहुत बढ़िया बात नहीं है, जितना अर्थ गर्म होगी, जितना आपका टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ेगा, आप समझिए उतने ही प्रॉब्लम, उतने ही जो है आपके क्लाइमेट पैटर्न चेंज होंगे, उतना ही ज्यादा आप देखते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो और ज्यादा इंक्रीज होंगे। कहीं ड्रॉट ज्यादा आएगा, कहीं पे फ्लड ज्यादा आएंगी,
कहीं पे आपके अलग अलग टाइप के सिचुएशंस आप देखते हैं जो आपके सामने प्रॉब्लम कॉज करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ काट रहे हैं लगातार। ये पेड़ तो हम देख रहे हैं कि इंसान कब से काट ही रहे हैं, है ना, लगातार पेड़ तो कट ही रहे हैं। जितने ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, आप पिक्चर से अंदाजा लगा सकते हैं जितने ज्यादा हम क्यों पेड़ काटते हैं। दो बड़े रीजन है पेड़ काटने के पीछे। एक तो हमको ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, इंसानों के घर बनाने के लिए, बस्ती बसाने के लिए वी नीड अ लैंड। और ये लैंड जो है लगातार पूरे दुनिया में आप देखिए फॉरेस्ट कट रहे हैं, इनको काटा जाता है ताकि या तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड बनाई जा सके, या फिर दूसरा जो रीजन है दैट इज योर एक एग्रीकल्चर, दूसरा ह्यूमन सेटलमेंट्स। दो चीजों को बनाए रखने के लिए ये सब किया जा रहा है। और जब जितना आप पेड़ कटेंगे, जितना ज्यादा प्लांट डिफॉरेस्टेशन होगा, गाइस आपको पता होना चाहिए जो फॉरेस्ट है दे आर द नेचुरल सिंक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपकी एक्स्ट्रा कार्बन है, ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन ना जाए, बहुत सारी एक्स्ट्रा कार्बन का सिंक, नेचुरल सिंक है जो आपका ये आपके फॉरेस्ट रहते हैं। तो जब फॉरेस्ट कट जाते हैं, जैसे कोई पेड़ कटता है तो पेड़ में से बहुत सारी कार्बन जो है वो रिलीज होती है, और अल्टीमेटली जितने पेड़ आप काट रहे हो आप नेचुरल सिंक खत्म कर रहे हो। एक सोर्स होता है कार्बन का, एक सिंक होता है। सिंक वो जगह है जो कार्बन को एब्जॉर्ब करके रखती है, अपने अंदर समा के रखती है। जैसे पेड़ कटेंगे और ज्यादा कार्बन रिलीज होगी, और जिस वजह से आपका ग्लोबल टेम्परेचर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एक मेन ग्रीन हाउस गैस है ना, वो आपके सामने रीज जो है और ज्यादा एग्रेवेट करेगी। व्हीकल मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आज इस सेमिनार में, वेबिनार में जितने लोग बैठे हैं सब समझते हैं कि ये इंडिया की प्रॉब्लम ऐसी है जो शायद कभी सॉल्व हो पाए। व्हीकल्स आप देखते हैं गाइस, लगातार इंडिया में व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। पूरे दुनिया में जितने व्हीकल्स हैं, जितना व्हीकुलर एमिशन हो रहा है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर के सभी तरह के टॉक्सिक पोल्यूशन भी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली और भी ह्यूमन एक्टिविटीज की मैं बात करूं तो जैसे हमने एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके जो केमिकल हम लोगों ने बनाया, ये मेरे ख्याल से इट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट ह्यूमैनिटी हैज एवर मेड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स हैं, जिनको हम यूजुअली कूलेंट्स के रूप में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, आपके एयर कंडीशनर्स में यूज होते हैं। तो जितने ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिट होंगे, जितने ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे, बड़ी आसानी से ये डिसॉल्व नहीं होते, ये ब्रेक डाउन नहीं होते। आज आपने जो एसी चलाया, आप समझ लीजिए आपने आज जो एसी चलाया, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये कम से कम 50 साल, 100 साल, 200 साल ऐसी इनकी एज होती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वही विलन है जो हमारी ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है। हम लोग पढ़ते हैं ना ओजोन होल के बारे में, पढ़ते हैं कि ओजोन डिप्लीशन हो रही है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब आप समझते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज जो नहीं आनी चाहिए अर्थ तक, वो अर्थ तक आ रही है, जिससे स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही है, और उससे ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। क्योंकि जिस ओजोन का काम क्या है, ओजोन का काम भी ये है कि आपके हीट को एब्जॉर्ब करती है। ओजोन जो है वो नहीं अलाउ करती कि आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो अर्थ तक पहुंचे, और जितना आपके अर्थ से दूर रहेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उतना टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या, जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कर रहे हैं, उतनी ओजोन डिप्लीशन, उतना ग्लोबल वार्मिंग फर्दर इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये वो चीज है जो हम 1880 से 1850 से देखते आ रहे हैं, जब से औद्योगिक क्रांति हुई, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। एंड वी नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर के आज तक अर्थ के हिस्ट्री में इतना टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ जितना अकेली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने कर दिया, और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो हिस्टोरिकल एमिटर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि चाइना, जैसे कि यूएस, और आज जितनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी लगातार इस चीज को बढ़ा रही है। लगातार आप देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा आपके हार्मफुल गैसेस का एमिशन, पोल्यूशन तो है ही, जिंदगी वैसे कम हो रही है, जिंदगी वैसे घट रही है, लेकिन साथ साथ आपकी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि एग्रीकल्चर भी रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जी हाँ, एग्रीकल्चर, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर से बहुत सारी, फार्मिंग एक्टिविटी से भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दो गैसेस हैं खास तौर पे जो निकलती हैं इस पर्टिकुलर जो आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। जितना एग्रीकल्चर हो रहा है उतना ज्यादा आपके ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन
खास तौर पे ये दो चीजें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर बहुत सारे यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम, फर्टिलाइजर से मीथेन। इनफैक्ट जो क्रॉप्स हैं जैसे पैडी फार्मिंग है, पैडी एग्रीकल्चर, जब राइस जो चावल जब हम लोग ग्रो करते हैं तो पैडी कल्टीवेशन, जो पैडी फील्ड्स होते हैं, जहां जहां पे राइस कल्टीवेशन होगी आप देखिएगा वहां टेम्परेचर हमेशा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पैडी फील्ड्स जो हैं उनमें सबसे ज्यादा मीथेन एमिशन देखा गया है। लाइव स्टॉक, जो आपके जानवर हैं, जो आपके एनिमल्स हैं ना, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट करते हैं इस पर्टिकुलर चीज में। जो वो लोग खाते हैं ना, जिसको हम कहते हैं आसान भाषा में जुगाली करते हैं, तो जो आपके एनिमल्स हैं वो जितना टाइम भी वो जुगाली करेंगे, उनके मुंह से, उनके माउथ से भी आप देखिएगा लगातार सबसे ज्यादा मीथेन गैस एमिट होती है, जो फर्दर, और एक बात मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में खतरनाक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक मीथेन गैस है। मीथेन ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली रेशो वाइज कम है, कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले मीथेन कम है, लेकिन अगर मैं इसके इफेक्ट की बात करूं, 34 टाइम्स ज्यादा वार्मिंग कॉज करती है मीथेन गैस। और एग्रीकल्चर इस तरह से एड अप करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, जो फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे कॉजेज आप सोच सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन, ये तो पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा ब्रीदिंग, और आप समझ सकते हैं जितने लोग सांस लेंगे, जितने लोग ब्रीथ करेंगे, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड हम एमिट करेंगे और उतना ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। तो जितना पॉपुलेशन का लोड बढ़ रहा है, वो भी एक प्राइमरी कॉज बनता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का। और मेरे ख्याल से एशिया की जहां तक बात करें, इंडिया चाइना की जहां तक बात करें, आप समझ सकते हैं दे आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया, तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसके पीछे नेचुरल कॉजेज भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड वी ऑल्सो हैव द ह्यूमन कॉजेज, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। तो अगर दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं तो अल्टीमेटली, और इसकी वजह से अब आप कहेंगे सर आप ठीक है, आपने बता दिया नेचुरल कॉजेज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं, पर इससे फर्क क्या पड़ रहा है सर? मेरे आसपास कोई टेंशन नहीं है, मैं वैसे ही जी रही हूँ जैसे जी रही थी, मैं वैसा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइज ये इमीडिएट चीज होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप ये डायग्राम आप देखिएगा, पिछले 50 सालों में अर्थ के ऊपर जो चेंजेस हुए, और ये चेंजेस इररिवर्टिबल है, एक बार जो नुकसान हो जाता है टेम्परेचर चेंज का, उसको रिवर्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट डील पढ़ा, आप लोगों ने यूपीएससी में जरूर पढ़ा होगा पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में। पेरिस क्लाइमेट डील में चिल्ला के बोला गया कि भाई बहुत ज्यादा लेट हो गए हम लोग, और हमें कुछ भी करके वी हैव टू मेक श्योर कि 1.5 तक, मैक्सिमम 1.5 या 2 डिग्री आपका मैक्सिमम, हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल से टेम्परेचर इंक्रीज करें, उससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि हम 1850 से लेकर के और 2100 तक, इतने सालों का, कम से कम 250 साल हो गए, 250 सालों का हमने टारगेट रखा कि 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। और हमें लगता है कि सर 1-2 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है, क्या हो रहा है 1-2 डिग्री बढ़ जाएगी। हर 1 डिग्री का इतना फर्क पड़ता है, हर डिग्री का, क्योंकि एक जगह नहीं बढ़ रहा है, ये किसी एक शहर में नहीं बढ़ रहा है। पूरे अर्थ का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री भी बढ़ता है गाइस, तो कम से कम 65 सेंटीमीटर, आप समझिएगा 65 सेंटीमीटर राइज होता है आपका सी लेवल। जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना सी लेवल राइज का मतलब, जो आपके कोस्टल एरियाज हैं, आप देखिए जो जितने हमारे ये बिल्कुल जो कोस्टल एरियाज हैं, उनकी जिंदगी कितने खतरे में। आप देखिए जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आप जानते हैं 2050 तक आते आते कम से कम आज दुनिया के आधे आइलैंड तो डूब जाएंगे, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है। और जितनी कोस्टल फ्लडिंग हो रही है, जितना ज्यादा पानी बढ़ रहा है लेवल, उतना हमारे लिए और चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं यार। लाइफ का नुकसान है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो। तो ग्लोबल वार्मिंग के अगर आप इफेक्ट देखेंगे, तो सबसे पहला तो राइज इन टेम्परेचर जो सबसे प्रोमिनेंट है और ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है, ऑलरेडी हमें दिख रहा है गाइस। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो रहा है, दैट दिस इज क्वाइट रियल। और सबसे ज्यादा जो असर है हमारे कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। ये पहला विजिबल डिफरेंस है जो हम देख पा रहे हैं पिछले 50 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से, जो ग्लोबल वार्मिंग ने किया है।
दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट है आपके इकोसिस्टम्स को बहुत ज्यादा खतरा है। इकोसिस्टम आप समझते हैं ना, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट एंड अमंग देमसेल्व्स। ऑर्गेनिज्म जब अपने आपस में इंटरेक्ट करता है और अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है तो इकोसिस्टम बनता है। ये ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है इकोसिस्टम, और खास तौर पे जो आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम है पानी के अंदर। मैं आ रहा हूँ उस बात पे कि हम पानी के लिए क्यों इतना जो है हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे विजिबल आप देख रहे हैं, दैट इज कोरल ब्लीचिंग। आपके सामने एक पिक्चर है, अगर आप ध्यान देंगे इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है। इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा गाइस, एक पीछे एक कोरल रीफ है जो कि जिसको हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। पानी का तो रेन फॉरेस्ट है आप समझ लीजिए, क्योंकि पूरे ओशन में 37% बायोडायवर्सिटी को जो सपोर्ट करता है वो आपका अकेला ये कोरल सिस्टम है। कोरल रीफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जो बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करती है। ये कोरल रीफ जो है इनके ऊपर साफ तौर पे असर दिखने लगा है। जो कलरफुल होते थे, जो बहुत कलरफुल आपके कोरल रीफ है, वो व्हाइट हो रहे हैं। इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और कोरल ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कोरल्स जो है ना, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन इनके सामने आती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन आने का मतलब सबसे पहले ये अपना सिम्बायोटिक रिलेशन ब्रेक करते हैं। जो आपका कोरल पॉलिप है और एल्गे जूजेंथले जिसको कहते हैं, इन दोनों का जैसे ही रिलेशन ब्रेक होगा तो कोरल ब्लीचिंग आपको देखने को मिलेगी। और आप इस बात को मना नहीं कर सकते कि सर कोरल ब्लीचिंग नहीं हो रही है। कोरल ब्लीचिंग सबसे ज्यादा आप देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहां पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। पिछले 30 सालों में ऑलमोस्ट 1/3 हो गया है वो कोरल रीफ, 1/3 कम हो चुका है पिछले 30 ईयर्स के अंदर। तो एक टाइम पे जितने आपके ये स्ट्रेस कंडीशन होंगे, कोरल ब्लीचिंग होगी, कोरल्स मर जाएंगे। और कोरल मरने का मतलब है बायोडायवर्सिटी का कम होना, और जिसका सीधा सीधा असर पड़ेगा हमारे ऊपर। अगर ओशन में बायोडायवर्सिटी नहीं है, मान लीजिए कल को फिशेस नहीं बचेंगी। अगर फिशेस नहीं होंगी तो जो लोग अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने खाने के लिए जो डिपेंड करते हैं इन स्पीसीज पे, उनका क्या होगा। तो दैट कैन लीड टू फूड इनसिक्योरिटी, दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। लाइवलीहुड का प्रॉब्लम भी होगा, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कोरल उतने ही हमारे फ्रेजाइल होते जा रहे हैं। और एक क्लाइमेट चेंज तो मुझे कहने की जरूरत है ही नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग इज एक्चुअली लीडिंग टू द चेंज कॉल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ड्रॉट, फ्लड्स का टू मच आना, बहुत एक्सट्रीम, आप देखिएगा बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं और क्लाइमेट पैटर्न्स बदल रहे हैं। जहां पे कभी बहुत अच्छा वेजिटेशन हुआ करता था, आज वहां पे डेजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम है। वहां पे रेगिस्तान बन गए। जहां पे अच्छे खासे कभी वेजिटेशन हुआ करती थी, आज वहां पे क्या आपको मिलेगा। आप देखिए वहां पे आपका फर्टिलिटी खत्म होगी सॉइल के अंदर। वहां पे आप देखते हैं कि ड्रॉट की प्रॉब्लम आने लगी है। जहां पे कभी फ्लड नहीं आते थे, वहां पे आज फ्लड की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये इम्बैलेंस, एक क्लाइमेटिक इम्बैलेंस है। और हमारी अर्थ जो है, हमारा जो ओवरऑल क्लाइमेट है गाइस, ये लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं, इससे राइट साइड पे जा रहा है। और सोचिएगा इस बारे में कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या गिफ्ट कर रहे हैं। हम अपने फ्यूचर जनरेशन को, आज हम यहाँ जी रहे हैं, पर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को किसमें जीने को मजबूर कर रहे हैं, दैट यू गाइस कैन सी, दैट यू गाइस कैन इजीली सी। और ग्लोबल वार्मिंग है तो डिजीजेस बढ़ रही हैं गाइस। ये ग्लोबल वार्मिंग से जितना भी आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, क्लाइमेट, हीट पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ह्यूमिडिटी पैटर्न चेंज हो रहे हैं। और खास तौर पे ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया तो वैसे भी बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज का। इनफैक्ट एक स्टडी कहती है कि अगर कल को क्लाइमेट चेंज अपने वर्स्ट पे पहुंचा तो इंडिया विल बी द टॉप 5 कंट्री जो सबसे ज्यादा जिस पे फर्क पड़ेगा, सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है। और बीमारियों की इतना बुरा हाल होगा, खास तौर पे वो बीमारियां जो मॉस्किटोज वगैरह की वजह से होती हैं। जितने भी आप देखिएगा, जितने भी मॉस्किटोज वगैरह के साथ बीमारियां होती हैं, उतनी ही ज्यादा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर ज्यादा, हीट ज्यादा, उतने आपके इस तरह की प्रॉब्लम, आपको बीमारियां बहुत फैलती हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज में। और बहुत सारी बीमारियों जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, इस तरह की तो हजारों और बीमारियां आ सकती हैं। और
ऑब्वियसली इसका सीधा सीधा कनेक्शन है। अगर आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, तो नंबर ऑफ डेथ आप देखोगे बहुत हाई मोर्टालिटी रेट। कोई लोग फ्लड की वजह से मर रहे हैं, कोई सुनामी से मर रहा है, कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से मर रहा है। ये सब आपके ह्यूमन लाइफ को, बीमारी है स्प्रेड, जितनी बीमारियां फैलेंगी उतनी ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो ये सब इफेक्ट आपको इसका मिलता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मैं बात कर रहा था गाइस, ये जो पूरा आज का जो सेमिनार है आपको समझाने के लिए है कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस आज कंट्रीब्यूट करती हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे प्लैनेट पे क्या असर करती हैं, पहले तो समझ लीजिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। अगर मैं ग्रीन हाउस गैसेस की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, फिर आपका परफ्लोरोकार्बन्स और सुपर हेक्साफ्लोराइड। ये कम से कम ये 6 वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। और इनका आप देखिए, जितना जितना आप नीचे जा रहे हैं गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट में ज्यादा है, लेकिन नुकसान जो सबसे ज्यादा करती हैं, जितनी भी आप जितना कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे आपका ये सुपर हेक्साफ्लोराइड है, सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को कंपेयर करूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 यूनिट नुकसान करेगा, तो इस मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 34 टाइम्स है, यानी ये 34 टाइम्स ज्यादा नुकसान करेगी सेम अमाउंट पे। और ऐसे करते करते अगर आप नीचे तक आएंगे, ये तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में पहुंच जाता है। तो ये जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस आप देखते हैं, ये आपका बहुत चैलेंज हमारे सामने लेके आती है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। इनमें अगर मैं अमाउंट की बात करूं गाइस, तो 76% आपका कंट्रीब्यूट करती है कार्बन डाइऑक्साइड और 16% आपका मीथेन। आज जो हमारा टॉपिक है कि कैसे ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से मीथेन आज लगातार बढ़ती जा रही है, और इस मीथेन को ही हमें ठीक तरीके से समझना है। क्योंकि जो आज का मेरा जो टॉपिक है कि भाई कैसे आपका ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रहा है आपके वाटर बॉडीज के अंदर, रिजर्वॉयर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, और क्यों हो रहा है चेंज, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है आपके मीथेन से। अब आप ये बात समझ लीजिए, जितना ज्यादा आपका ऑक्सीजन लेवल कम है वाटर बॉडी में, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जितनी कम, मीथेन उतना ज्यादा। और मीथेन जितनी ज्यादा होगी, वो मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि वो क्या क्या कर सकती है, जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी हम अभी तक पढ़ चुके हैं। सो मीथेन आज का एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। ये दोनों प्राइमरी फॉर्म्स हैं कार्बन के, यही कार्बन डाइऑक्साइड भी और मीथेन। मीथेन भी तो CH4 है ना, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखिए, CH4 इज मीथेन, 1 कार्बन मॉलिक्यूल एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। दोनों ही गैसेस आप देखते हैं, ये दोनों गैसेस बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। लेकिन मीथेन और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है गाइस, क्योंकि 34 टाइम्स ज्यादा ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग करती है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में। और इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि कैसे जितना लो ऑक्सीजन लेवल होगा, जितना लो ऑक्सीजन लेवल होता जा रहा है आज रिजर्वायर और लेक्स के अंदर, वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पे फर्क डाल रहा है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। तो जितने भी अभी तक मैंने आपको कॉजेस बताए थे, उसमें एक कॉज और ऐड हो जाएगा। अगर ये स्टडी आगे चल के फर्दर इस बात को प्रूव ऑलरेडी कर चुकी है, वर्जीनिया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्टडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। तो ये आप आर्टिकल अगर यहाँ देखेंगे, देखिए ये एक आर्टिकल है, दिस इज फ्रॉम वर्जीनिया टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये आर्टिकल दिया था, सबसे पहले उन्हीं का आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि कैसे लो ऑक्सीजन लेवल से ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है, जिसकी तरफ अभी हम ध्यान नहीं दे रहे। अभी हम बाकी फैक्टर्स को समझ रहे हैं, लेकिन अब ये रिसर्चर्स, अभी तक तो रिसर्चर्स के पास डेटा नहीं था बहुत ज्यादा, पर पिछले 3 सालों में जो डिस्कवरीज हुई है, रिसर्च जो हुई है, उनसे हमें ये पता चला कि जितना ऑक्सीजन लेवल कम, उतने मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। और आप समझ सकते हैं गाइस, मीथेन ऑलरेडी कितना बड़ा विलन है। जो मीथेन है, जितना मीथेन आपका बढ़ रहा है उतना, और कितना बढ़ चुका है इस ऑक्सीजन लेवल कम होने से कम 15 से 800 टाइम्स पूरे इकोसिस्टम स्केल पे अगर आप देखोगे, इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ रहा है आपका मीथेन का लेवल। और इस चीज को अभी तक कभी अकाउंट नहीं किया गया। अभी तक हमारे पास कोई स्टडी नहीं थी ये बताने के लिए, लेकिन रिसेंट स्टडी ने ये बताया कि ऑक्सीजन लेवल्स
पानी के भी चेक करो, क्योंकि उसका असर मीथेन कॉन्सेंट्रेशन पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपका पूरा इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब हो। जितना आपका लो लेवल होगा ऑक्सीजन का, और खास तौर पे कहाँ हो रहा है, जो आपके बॉटम वाटर्स हैं गाइस, ये खास पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन का लेवल ऊपर तो कंपैरेटिवली ठीक है, नॉर्मल है, पर जो जितने भी आपके डेप्थ है, जो बॉटम वाटर है, कोई भी लेक, कोई भी रिजर्वायर आप देखोगे, पानी का वाटर बॉडी देखोगे, तो जो नीचे का पानी है, बॉटम वाटर है गाइस, उनमें सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ है ऑक्सीजन लेवल का, और इसकी वजह से मीथेन बढ़ने का मतलब उतना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो ऐसा टाइम अब आ गया कि ये जो लेक है, जो हमारे रिजर्वायर हैं गाइस, जैसे एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है, बिकॉज हमारा जो फॉर्मेट है, जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, फर्टिलाइजर को यूज करना, जिस तरह से हम लैंड यूज पैटर्न करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर ह्यूमैनिटी के लिए नेसेसिटी है, पर एट द सेम टाइम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी बन गया। इसी तरह से लेक रिजर्वायर्स का होना हमारे लिए नेसेसिटी है। हम बात करते हैं ना वाटर कंजर्वेशन की, हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। कैसे होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग? अगर आपको पानी बचाना है तो ऑब्वियसली लेक और रिजर्वायर्स का होना जरूरी है, इट इज नेसेसिटी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर ये स्टडी बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक नया कॉज हो सकती है ये लेक, ये रिजर्वायर, और उसका बहुत बड़ा रीजन है, इसका ऑक्सीजन का बहुत ड्रॉप होने का रीजन क्या बताया जा रहा है? लैंड यूज पैटर्न, जो हम शुरू से कह रहे हैं, द वे वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। जिस तरह से हम एग्रीकल्चर के लिए जो भी हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हम लोग लैंड यूज जैसे हम लोग करते हैं, क्लाइमेट तो बदल ही रहा है गाइस। लैंड यूज का मतलब आप समझिए, जितना हम ओवर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की इरिगेशन मेथड्स हम यूज करते हैं, जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिससे सरफेस रन ऑफ बढ़ता है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पानी और फर्टिलाइजर बहुत जल्दी पानी के साथ मिलके वाटर बॉडीज में जाने लगेगा। वाटर पोल्यूशन हम लोग बढ़ा रहे हैं। वाटर पोल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज हैं, इनका जितना वेस्ट है बिना ट्रीट किया हुआ, अनट्रीटेड वेस्ट जो है, वो आज हमारा वाटर लेवल्स में, ओशन वाटर बॉडीज में जा, तो दैट इज कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। और इसी लैंड यूज और क्लाइमेट चेंज से लगातार ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर बॉटम वाटर्स में, वो सबसे ज्यादा कम हो रही है। अब क्या ऑक्सीजन किस तरह से काम करती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो। देखिए गाइस, वैसे तो मैं कहूँ कि पानी के अंदर ऑक्सीजन, पानी खुद ही ऑक्सीजन से बना है। अब सबको कॉम्पोजिशन पता है इसकी, राइट? पानी क्या है? H2O, two molecules of hydrogen with one molecule of oxygen। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन एटम में, ये वाली ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। ऐसा मत सोचना कि जो वाटर बनाती है, H2O जो बनाती है, वही जो है आपका यूज करती है। दैट इज नॉट ट्रू। ये क्या करती है अलग से, देयर इज अ सेपरेट ऑक्सीजन जो पानी में डिसॉल्व होती है, जिसको यूज करते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहती है, लगभग लगा लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिलियन वाटर, उसको यूज करती है पूरी एक्वाटिक लाइफ। तो ऐसा मत सोचना कि सर वाटर में ऑक्सीजन कम का मतलब क्या वाटर भी कम हो रहा है? नहीं, ये जिस ऑक्सीजन के कम होने की हम बात कर रहे हैं, दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, DO कहते हैं इसको। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो रही है हमारी इसी, और वो कितना है? 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पर 1 मिलियन ऑफ वाटर, इतने के कंपैरिजन में। और जितना ये कम है, अब आप समझ सकते हैं गाइस, अब आप खुद अपने आप को इमेजिन कर लो कि अगर अर्थ के ऊपर की ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हमारे लाइफ पे कितना बड़ा खतरा होगा, ये सुन लो। अब ये बेचारे जो पानी के अंदर रहते हैं, ये बोल नहीं सकते, पर इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है? इनके ऑक्सीजन कम हो रही है, और इनके ऑक्सीजन कम होने का मतलब आप समझ लीजिए कि इनके लाइफ को थ्रेट है। और हमारा पूरा ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ना, ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी जो पूरा का पूरा मरीन रिसोर्सेज पे, एक्वाटिक रिसोर्सेज पे टिका है, चाहे वो एक्वाटिक इसके प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, लाइक फिशेस, जितनी बायोडाइवर्सिटी है हमारे वाटर के अंदर, वो सब हमारे लिए, हमको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी के अंदर, ह्यूमन फूड सिक्योरिटी के अंदर, लाइवलीहुड सिक्योरिटी के अंदर। और जितना जितना आपका ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, उसके दो नुकसान हो रहे हैं। एक, नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ये मरीन एक्वाटिक लाइफ जो है बेचारी मर रही है। और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है? ऊपर से ये वाटर बॉडीज जो हमारे लिए फायदा होना चाहिए,
कम ऑक्सीजन की वजह से दे आर बिकमिंग सोर्सेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इनके अंदर क्या बढ़ रही है गाइस, इनके अंदर मीथेन बढ़ रही है। एक स्टडी हमें, और ये स्टडी जो है ये कंडक्ट जब की गई, अब आप सोचिए जो अभी तक रिजल्ट हमारे पास आए, सिर्फ 2 वाटर बॉडीज, 2 रिजर्वॉयर्स की स्टडी की है फिलहाल। एक फॉलिंग क्रीक रिजर्वॉयर है वर्जीनिया यूएस के अंदर, और दूसरा है आपका बेवरेडैम रिजर्वॉयर। सिर्फ 2 रिजर्वॉयर की स्टडी, इनको 3 साल तक स्टडी किया गया। इससे हमें ये पता चला कि हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये 2 वाटर बॉडीज का ये हाल है, तो ग्लोबली ये कैसे चल रहा होगा। अब ऐसा तो है नहीं गाइस कि सिर्फ 2 ही वाटर बॉडीज में प्रॉब्लम है। दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, दिस इज अ ग्लोबल फिनोमिना। जितने मीथेन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं कम ऑक्सीजन की वजह से, और ये अच्छा, इसमें भी एक चीज और नोटिस की गई, खास नोटिस ये भी किया गया कि कम ऑक्सीजन होने के बाद मीथेन के लेवल तो बहुत बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ रही है। किसका शेयर बढ़ रहा है गाइस, मीथेन का शेयर बढ़ रहा है। और मीथेन का सबसे लार्जेस्ट एक कॉज एग्रीकल्चर है, और दूसरा लार्जेस्ट कॉज ये वाटर बॉडीज बनती जा रही है। तो आज इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारे लिए जो सबसे प्राइम कंसर्न है वो मीथेन सबसे ज्यादा कंसर्न है। और कोई भी एक्टिविटी जो मीथेन प्रोडक्शन को बढ़ाती है, दैट नीड्स टू बी स्टॉप। ये सिग्निफिकेंस है स्टडी का कि हमको व्हाई मीथेन नीड्स टू बी स्टॉप, क्यों मीथेन को रोका जाए, क्यों मीथेन को कंट्रोल करना जरूरी है। हमने देखा ना ऊपर, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताऊं, तो अभी हम लोगों ने किया था मीथेन कॉन्सेंट्रेशन में कि अभी फिलहाल 16% है, लेकिन ये 16% जितना जितना बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ा विलन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे लिए मीथेन। ऊपर से मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है गाइस, 34 टाइम्स ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड एक उतना नुकसान नहीं करेगी जितना मीथेन नुकसान करेगी। मीथेन जितना आपके एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, 34 टाइम्स उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा, उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, और ये स्पीड अप करेंगे। और इस वजह से, और उसका एक और इम्प्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। अब हम पेरिस क्लाइमेट डील की बात कर रहे हैं, हम लोग इतना कुछ प्लान कर रहे हैं, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। हमारे सारे एफर्ट जो हैं वो खराब हो सकते हैं, हमारे सारे एफर्ट जीरो हो सकते हैं अगर इस स्टडी पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि मीथेन लेवल्स को समझना, रोकना, कंट्रोल करना जरूरी है। ये स्टडी अगर 2 लेक के बारे में है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ओवरऑल किस हिसाब से कितना नुकसान ग्लोबली ये चीज कर रही है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। तो ऐसे में गाइस क्या किया जाए, और ये भी देखिएगा इसका जो फर्क है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बिकॉज ऑफ वाटर एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, अल्टीमेटली वो फर्दर किसको हैम्पर कर रही है, फर्दर किसको नुकसान कर रही है, एक्वाटिक लाइफ को और फर्दर नुकसान कर रही है। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। जितना मीथेन एमिशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी उतना और नुकसान होगा आपकी वाटर बॉडीज को, चाहे वो वार्मिंग ऑफ द वाटर है, चाहे वो आपके शिफ्टिंग ऑफ द स्ट्रीम फ्लो है, या फिर ड्राइंग वेटलैंड बदल रही है। मैक्सिमम आज वेटलैंड्स जो है वो ड्राई होती जा रही है, सूखी की तरफ जाती जा रही है। वाटर लेवल पे हमें फर्क पड़ता है, वाटर टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, आइस कवर का नुकसान है, सिस्टम ड्राई अप हो रहे हैं, सेडिमेंटेशन बढ़ती है, पोल्यूशन रन ऑफ बढ़ रहा है, वाटर क्लैरिटी कम होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो रही है, फ्लो पैटर्न, हैबिटेट कनेक्टिविटी, ये सारे के सारे इफेक्ट हैं जो आज ग्लोबल वार्मिंग वाटर बॉडीज पे करती है, और वाटर बॉडीज फर्दर ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है। तो गाइज क्या किया जा सकता है, इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें हमारी एक्टिविटीज को चेंज करना होगा, हमें उन सभी सोर्सेज को ध्यान में रखना होगा। हम देखो नेचुरल एक्टिविटीज का हम कुछ नहीं कर सकते भाई। वॉल्केनो को आप थोड़ी ना रोक लोगे कि सर मैंने ऐसे हाथ रख लिया वॉल्केनो के ऊपर कि वॉल्केनो रुक जाएगा। वॉल्केनो को नहीं रोक सकते हम, फॉरेस्ट फायर को नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कम से कम जो पानी, जो सरफेस रन ऑफ हम लेक्स और रिजर्वॉयर्स में बिना ट्रीट किए डाले जा रहे हैं, जो वाटर पोल्यूशन हम कॉज कर रहे हैं, जो हम यूट्रोफिकेशन हमारी वजह से हो रहा है, जितना फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं, इतना फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो सारा फर्टिलाइजर कहाँ जाके मिलता है अल्टीमेटली, वो सब आपका वाटर बॉडीज में जा रहा है, जिसकी वजह से बॉटम ऑक्सीजन खत्म हो रही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो रही है। ये सब चीजें अगर कंट्रोल हो, ह्यूमन एक्टिविटीज, मीथेन को रियलाइज करके मीथेन सोर्सेज को कम किया जाए, तब कोई चांसेस है कि हम जो है यहाँ पे वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। सो आई होप गाइस
कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया, आपको काफी कुछ इससे देखने को मिला। अब इसकी रेलेवेंस जो अभी तक हमने टॉपिक कवर किया है, ये टॉपिक था आपके वाटर लेवल्स का कम होना और ग्लोबल वार्मिंग का आपका बढ़ना। तो हमें एक तो इस बात का ध्यान रखना है गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस तरह के टॉपिक्स आप, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि टॉपिक्स को प्रिपेयर कहां से करें। और मैं समझता हूँ गाइस कि करंट अफेयर के सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, करंट अफेयर के सोर्सेज बहुत वाइड रेंज है करंट अफेयर के सोर्सेज की। तो आप लोगों के लिए ऐसे ही इसी टाइप के टॉपिक्स को इतने ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर करती हैं मेरी बुक्स। ये बुक्स वो बुक्स हैं जो मैंने लिखी हैं दिशा पब्लिकेशन के साथ मिलके। दिशा 365 इज द नेम ऑफ माय बुक, जिसके अंदर आपको इसी तरह के टॉपिक्स मिलेंगे। और सबसे द ब्यूटी ऑफ दिस बुक्स इज कि हर एक टॉपिक के बाद यू विल हैव एमसीक्यूज एंड मेंस क्वेश्चंस। सिर्फ यूपीएससी में पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसी तरह के डायनामिक टॉपिक्स को देखो, पूरा यूं तो करंट अफेयर के तो हजार टॉपिक्स होते हैं, मैं अपनी बुक में सिर्फ वो रेलेवेंट, मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स पिक करता हूं जो आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर कौन सा टॉपिक पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। जैसे अगर आपको मेरा लेक्चर सुन के मजा आया, आपको मेरी बुक्स पढ़ के लगेगा एज इफ आशीष सर खुद ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो फ्लो है लिखने का वो वही है कि आपको लगेगा कि हाँ सर लग रहा है लाइव क्लास ही चल रही है। तो मेरी बुक्स पढ़ने में भी आपको ये सेम फील आएगी। तो ये बुक्स हैं गाइस, दिशा 365 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये दो बुक्स हैं जो करंट अफेयर्स पे मेरे सबसे ज्यादा फोकस करती हैं। और आप यूपीएससी लेवल के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करती है। ये बुक्स Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। इन बुक्स को जरूर देखना, जिसके अंदर आप अगर डिटेल्स अगर आप पढ़ेंगे गाइस, आपके लिए मॉक टेस्ट भी गिवन है। तो एक तरह से टेस्ट सीरीज का काम भी करती है, मेंस प्रीलिम दोनों टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर कवर हो जाती हैं और बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने पॉकेट मनी से अफोर्ड कर सकते हो। इतनी चीप एंड बेस्ट ये बुक्स बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरह से एक आपके एमसीक्यूज के लिए खास तौर पे बूस्ट अप करने के लिए 1000 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज की भी एक बुक है जो अवेलेबल है। ओवरऑल 3 बुक्स हैं। और एक और मैं बुक की अनाउंसमेंट आज करना चाहता हूँ बहुत जल्दी। आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर बुक ऑन ज्योग्राफी के ऊपर एक बहुत नई बुक आने वाली है आप लोगों के लिए। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ज्योग्राफी बुक का, जिस ज्योग्राफी की बुक पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसी बुक आने वाली है गाइस जो ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका बदल सकती है, ज्योग्राफी के पढ़ने के मायने बदल सकती है। तो ये बुक बहुत जल्दी, आई थिंक विद इन अ मंथ आपके सामने आ जाएगी होपफुली। तो इन बुक्स को जो ऑलरेडी हैं उनको जरूर एक बार पढ़ोगे तो आप, आई एम श्योर यू विल लव दिस काइंड ऑफ बुक्स। और इस तरह के टॉपिक्स जो अभी हमने जो डिस्कस किए हैं, इस तरह के टॉपिक्स भी आपको बहुत इजीली आप कवर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं गाइस। करंट अफेयर को इग्नोर मत करना, करंट अफेयर्स को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये जो टॉपिक द काइंड ऑफ टॉपिक दैट आई हैव डिस्कस्ड टुडे, ये टॉपिक ऐसा है गाइस जो 5 साल के बाद भी रेलेवेंट रहने वाला है। तो करंट अफेयर एक बाइंडिंग फोर्स का काम करती है, जो आपके पास स्टैटिक इंफॉर्मेशन है और जो अभी करंट हो रहा है उसको बाइंड करने का काम करती है करंट अफेयर्स। तो इसी चीज को और समझने के लिए और स्ट्रांगली प्रिपेयर करने के लिए आप ये बुक्स को रेफर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर गाइस कि यू गाइस विल लव दिस बुक्स। जो वॉल्यूम 1 है दैट कवर्स ऑल दीज टॉपिक्स। देखो वॉल्यूम 1 के अंदर सारे GS2 के टॉपिक्स रखे गए हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, रिपोर्ट, इंडेक्सेस, स्कीम, बिल्स, एक्ट्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। ये वो टॉपिक है जो वॉल्यूम 1 आपको ऑफर करती है। और वॉल्यूम 2 के अंदर यू विल हैव एनवायरमेंट, इकोलॉजी, अवेयरनेस इन स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो एक तरह से मैं यूं कहूं कि ये वो बुक्स हैं कि आपका 70% यूपीएससी का एग्जाम भी आपका कवर कर जाएंगे। आप ये बुक्स पढ़िए, आपको लगेगा 70% तो मैंने यूपीएससी का सिलेबस इन 2 बुक्स में कवर कर दिया। तो ये पोटेंशियल है इन बुक्स का, जो मैं अपने 7 इयर्स के एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूँ। और दिशा पब्लिकेशन के साथ जुड़ के जो भरोसा हमें है आप लोगों के साथ में, वो यही भरोसा है कि आप इन बुक्स को पढ़ के यू गाइस विल ऑलवेज हैव अ चांस टू क्लियर द एग्जाम। सो डू नॉट मिस अ बस टू द आईएएस। ये वो बस है जो आपको मसूरी तक लेके जा सकती है। तो मसूरी तक जाना है या नहीं जाना आपको तय करना है।
बट दिस बुक विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। ये फर्क डालेगी और जिस नजरिए से पढ़ी जाएगी उस पर बहुत मायने होंगे। तो इन बुक्स को जरूर फॉलो करो, इन बुक्स को आप जरूर स्टडी करो। और लिंक वगैरह तो आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे सिंपल आशीष मलिक के नाम से भी आप चाहें तो मिल जाएंगे। और फर्दर गाइडेंस आपको चाहिए गाइस, इफ यू गाइस वांट एनी अदर फर्दर गाइडेंस, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आशीष मलिक IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल भी है, और यूपीएससी मेंटोर, और इसी नाम से मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मुझसे जुड़ सकते हैं। गाइडेंस मेरी आप लोगों के लिए हमेशा रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, एंड बस बनो यार, IAS बनो। एंड थैंक यू सो मच Disha Publication for having me here on board and giving me this opportunity to interact with the students. Thank you so much. That's all from my side.